हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। देन अब हम स्टार्ट करेंगे थर्ड क्वेश्चन। लास्ट सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन आपका चैनल पर अपलोड हो चुका है। उसमें आपने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है या फिर नेचर क्या है, दोनों चीज़ें सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको प्रोसेस के बारे में बताया गया। ये थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट के बारे में, ऑब्जेक्टिव, नीड एंड इम्पोर्टेंस के बारे में। ये ऑल जितने भी मैंने अब आपको बताया, सिग्निफिकेंट, ऑब्जेक्टिव, नीड एंड ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। एग्ज़ाम में कुछ भी आता है आपको ये लिख कर आना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से सुने, अच्छे से पढ़ें। देन हम स्टार्ट करते हैं। बिहेवियर इज़ जनरली प्रिडिक्टेबल। इसने कहा बिहेवियर जो है वो प्रिडिक्टेबल है, यानी कि हम उसे आसानी से जान सकते हैं। सो देयर इज़ नो नीड टू फॉर्मल स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो ये कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मल स्टडी करने की। फिर इसने क्वेश्चन पुट ऑन कर दिया, व्हाई इज दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट क्यों है? जिसने क्वेश्चन पूछा है कि सो देयर इज़ नो नीड टू फॉर्मल स्टडी, कि फॉर्मल स्टडी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन गलत क्यों है, आगे हम इस पर डिस्कस करेंगे। अब सेकंड पॉइंट, अगर इसने ये किस तरीके से क्वेश्चन पूछा आपसे सेकंड टाइप पे, एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के रेलिवेंस को बताइए कि वो किससे रिलेट करता है। नेक्स्ट में पूछा एक्सप्लेन द मीनिंग, फीचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। अब आप में इसमें भी आपको क्या क्या बताना है मैं आपको बताती हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है मीनिंग, यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको मैंने मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर अच्छे से बताया है, वो नेचर ही आपके फीचर्स हैं। फीचर भी हैं, नेचर भी हैं एंड कैरेक्टरिस्टिक भी हैं, तो उन्हें बहुत अच्छे से करके जाएं एग्जाम में। एंड देन फिर सिग्निफिकेंट पे बताने हैं। तो बीच में जो प्रोसेस आएगा वो इस क्वेश्चन में नहीं पूछा, तो वो प्रेफर कर दिया है, जैसे कि आंसर में दे रखा है मीनिंग एंड फीचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, प्रेफर रेफर टू क्वेश्चन 1। मैं आपको डिटेल में सिर्फ इसलिए बताती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए ढूंढने में और देखने में। आप इजीली जाकर प्लेलिस्ट में चेक करें या फिर चैनल पे जाके विजिट करें, आपको इजीली मिल जाए वीडियो और आप अच्छे से पढ़ सकें। बिकॉज मेरा मेन एम ही यही है कि आपको अच्छे से समझ आए और पढ़ो। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, बहुत सारे लोगों में शेयर करना, जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनके में। थैंक यू। अब हम स्टार्ट करते हैं। बिहेवियर इज़ जनरली प्रिडिक्टेबल। बिहेवियर प्रिडिक्टेबल है, यानी कि उसे समझा जा सकता है। सो देयर इज़ नो नीड टू स्टडी ऑफ फॉर्मल स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो कोई ज़रूरत नहीं है फॉर्मल स्टडी करने की। दिस स्टेटमेंट इज़ टोटली रॉन्ग। अब इसने स्टार्टिंग में क्वेश्चन में क्या है, व्हाई इज दिस स्टेटमेंट इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट गलत क्यों है। तो लास्ट आंसर में इसने स्टार्टिंग के फर्स्ट लाइन में क्लियर कर दिया कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। बिकॉज सुनो, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन the thing which affect behavior and analysis on this basis of that behavior we can forecast the work to be done in the near future। अगर हमें किसी एम्प्लॉय से वर्क लेना है इन फ्यूचर में, तो हमें पहले से उसके बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए, हम उसके बिहेवियर पे पूरी तरह से स्टडी कर चुके हो। तो ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी करना। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करते हैं, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, ह्यूमन के बिहेवियर, क्योंकि बिकॉज उसमें वर्क कौन करता है, ह्यूमन। अगर हम सारे एम्प्लॉयज़ सारे ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी कर लेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की तो खुद ही हो जाएगी ना। अब हम बात करते हैं इन दिस वे to understand this statement it is necessary to study the significant of organization behavior। अब हम इसमें बात कर रहे हैं किस चीज़ की, significant of organization behavior की। देन फर्स्ट पॉइंट है इसका स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, कि ह्यूमन के बिहेवियर की स्टडी करना। मैं आप लोगों को ये पूरा लेंथ ही नहीं पढ़ के बताऊंगी, मैं शॉर्ट शॉर्ट बताऊंगी, बिकॉज मैं इसका ना सही से स्क्रीन पार्ट ले नहीं पा रही थी, इसलिए मुझे ये पूरा लेना पड़ा। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ अ टूल टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। ये एक टूल है ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करने का। विद द हेल्प ऑफ दिस टूल वी कैन डिफाइन द डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इसकी मदद से हम बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बहुत सारे लेवल्स को अचीव कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वी कैन अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ अ वर्कर एंड कैन प्रिडिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड हिज वर्क। हम वर्कर और उसके वर्क के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे भी समझ सकते हैं। वर्कर और वर्क के बीच में क्या रिलेशन होता है कि कई बार जो वर्कर होता है वो अपने काम के लिए बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, बहुत पजेसिव होता है,
ठीक है, तो वो अपने वर्क को बहुत अच्छे से करता है। कई वर्कर्स ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़े मोराल की ज़रूरत होती है, थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, और कई वर्कर्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपने काम में इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के वर्कर होते हैं। बाय डूइंग दिस वी कैन क्रिएट अ रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर। हम इसको किस चीज़ में देखते हैं, मैनेजर और वर्कर के बीच में भी देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप है, किस टाइप का रिलेशनशिप है। वी कैन सी हाउ पीपल आर बिहेविंग विद अदर पीपल एंड व्हाट इज़ देयर एटीट्यूड। हम ये भी देखते हैं कि जो पीपल है, जो वर्कर है, जो ह्यूमन है, उसका दूसरे पीपल्स के साथ क्या बिहेवियर है, क्या एटीट्यूड है, वो किस तरीके से बात करता है, पोलाइट है या फिर थोड़ा नैरो माइंडेड है या फिर ओपन माइंडेड है, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर स्टडी करते हैं। बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वी नो टू हाउ देयर डिमेरिट्स, होप, फीलिंग एंड ड्रीम्स। इसमें हम सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं। एक्सपेरिमेंट हम किस चीज़ पे करते हैं कि उसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है, उसकी होप्स क्या है, उसकी फीलिंग क्या है, उनके ड्रीम्स क्या हैं एम्प्लॉयज़ के, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। Organization behavior has a different branch which help in predicting human behavior. Every person has his own feeling and dream, and the person working in the organization get their dream fulfilled by organization behavior. एक पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क क्यों करता है कि अपने ड्रीम्स को फुलफिल करे, क्योंकि एवरी पर्सन वर्क किस लिए करता है, गेन द मनी एंड हैप्पीली लाइफ। Organization behavior create a different type of environment in which a person feels satisfied. We can study organization behavior by discussing their different level. अब हम इसमें different levels पे भी study करेंगे। कि मैंने आपको कहा था मैं नहीं बता रही, लेकिन मैं बता दिया पूरा इसलिए कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। Then हम बात करेंगे individual level. इंडिविजुअल लेवल इज़ द मेन फैक्टर विच अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इंडिविजुअल लेवल एक बहुत ही अलग सा फैक्टर है, पर एक बहुत मेन फैक्टर है। इंडिविजुअल क्या होता है, एवरी सिंगल पर्सन आर कॉल्ड इंडिविजुअल। चाहे आप हो, अकेले हो, इंडिविजुअल। आप अगर 2 और मोर हो जाओगे तो वो ग्रुप हो जाएगा। ह्यूमन बिहेवियर इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर विच इज़ अफेक्टेड बाय साइकोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चर फैक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन behavior. Combines these factors and provide a simplicity to understand human behavior. It is said that in organization behavior the study of behavior is to be done in the individual level. कि एक जो एम्प्लॉई है उसकी सिंप्लिसिटी को देखना, उसके जो भी फैक्टर्स हैं उन सब फैक्टर्स को धीरे धीरे स्टडी करना, उसका साइकोलॉजिकल, सोशल, कल्चर कौन सा फैक्टर है कि वो किस तरीके से सोचता है, उन सब के बारे में स्टडी करने के बाद हम ह्यूमन बिहेवियर की इंडिविजुअल लेवल पे बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अब ये पॉइंट्स मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ इसलिए बता रही हूँ जल्दी जल्दी कवर करने की, क्योंकि वीडियो भी लेंथी हो जाता है। बट मैंने आपको जो फर्स्ट पॉइंट है ये वाला स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ये सारे इसके सब पार्ट्स हैं, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, जिसकी वजह से आपको ये सुनने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप सिर्फ इनके पॉइंट्स देखना चाहते हो। आई थिंक इंडिविजुअल लेवल पे यानी कि हम एक पर्सन की स्टडी करते हैं उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर, कल्चर फैक्टर एंड सोशल फैक्टर के ऊपर। सेकंड है इंटरपर्सनल लेवल। अंडर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वी स्टडी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इन द ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरेक्शन बिटवीन 2 people and the establish of the behavior due to their interaction in the known as interperson relationship. interperson relation क्या होता है, 2 or more than person, ठीक है। आप और मैं जो हम अब बिहेव कर रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, वो इंटरपर्सन रिलेशन है। या तो फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है या फिर मतलब वैसे ही इंटरेक्शन होता है मोबाइल के थ्रू, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, तो वो इंटरेक्शन भी आपका माना जाता है इंटरपर्सन के अंदर। रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर एंड द वर्कर इज द इंटरपर्सन रिलेशनशिप। एक मैनेजर और एक वर्कर के बीच में भी जो रिलेशन होता है वो इंटरपर्सन रिलेशन होता है, क्योंकि एक या एक से अधिक या फिर 2 पर्सन्स के बीच में जो भी इंटरेक्शन होता है उसे हम इंटरपर्सनल लेवल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्रुप लेवल। ग्रुप मेड बाय पीपल आर ऑफ 2 टाइप, स्मॉल एंड बिग। ग्रुप स्मॉल कैसे होता है, आप हो, आपकी फैमिली है या फिर आपके कलीग्स हैं, तो वो 2 और 4 पर्सन्स के अंदर है, तो वो स्मॉल ग्रुप है। उससे ज़्यादा है
तो वो बिग हो गया। डिफरेंट ग्रुप हैव डिफरेंट बिहेवियर, अलग अलग ग्रुप में अलग अलग बिहेवियर होता है, क्योंकि एवरी पर्सन हैव डिफरेंट पर्सनैलिटी, हर पर्सन डिफरेंट पर्सनैलिटी का होता है, किसी की भी नेचर सेम नहीं होती, किसी का बिहेवियर सेम नहीं होता। द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल और द ग्रुप ऑफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रुप नॉर्म्स, इट अफेक्ट द बिहेवियर एज वेल एज परफॉर्मेंस, दैट वाई इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वी ऑल्सो मेक द स्टडी ऑफ ग्रुप बिहेवियर। इसीलिए हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप बिहेवियर की भी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंटर ग्रुप लेवल। इंटर ग्रुप क्या हो गया? ग्रुप के अंदर भी आपस में बात होना। एन ऑर्गेनाइजेशन इज मेड अप ऑफ मैनी ग्रुप एंड दीज वर्क इन डिफरेंट मैनर। अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। जैसे अब आप बात करो, आप स्टडी कर रहे हो तो आपका एक कॉलेज का ग्रुप होगा, एक ट्यूशन का ग्रुप होगा, एक अलग जगह का कोई फ्रेंड्स का आपने क्रिएट कर रखा होगा, तो वो ग्रुप्स होते हैं, अलग अलग ग्रुप होते हैं, तो अलग में अलग अलग ही बात होती है। एवरी ग्रुप हैज़ कॉम्प्लेक्सिटी विद अफेक्ट ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस एंड मैनेजर। अलग अलग ग्रुप आप पे अलग अलग तरीके से इफेक्ट डालता है। अंडर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर वी स्टडी द इंटर ग्रुप बिहेवियर ऑफ मैनी ग्रुप्स। मैं आपको मेनली आपके ऊपर सिर्फ इसलिए समझाती हूँ ताकि आपको एग्जाम में जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप ये पॉइंट्स आपको याद आ जाए, इंटर, फिर इंटरपर्सनल, फिर ग्रुप लेवल, फिर इंटर ग्रुप लेवल, ये 4 पॉइंट याद होंगे, आप इजीली बना के लिख सकते हो, क्योंकि अगर आपको अपने ऊपर पता होगा तो। अब इंडिविजुअल में क्या था? सिर्फ आप अपने ऊपर स्टडी कर रहे हो। इंटरपर्सन मतलब कि आप एक दूसरे पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो। थर्ड है ग्रुप, ग्रुप में आप बात कर रहे हो। फोर्थ है इंटर ग्रुप लेवल, जो ग्रुप के अंदर भी जो भी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, जो भी हम बात करते हैं, जो ग्रुप के अंदर इंटरेक्शन होता है, उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है टू नो द कॉज ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर। इंडिविजुअल बिहेवियर का क्या कॉज है, क्या कारण है? The aim of organization behavior is to know the cause of individual behavior in an organization. Organization के अंदर क्या कारण होता है organization behavior को समझने का। The main job of the manager is to take work from his employee in a good manner. मैनेजर ये देखता है कि उसका एम्प्लॉय बहुत अच्छे से वर्क करे। If a manager does not come to know about the behavior of the individual, then he cannot take the work from the worker. अगर मैनेजर अपने वर्कर्स के लेवल को, अपने वर्कर्स के नेचर को, बिहेवियर को अच्छे से समझ नहीं पाएगा, तो वो उनसे अच्छे से काम नहीं ले सकता। It means that a worker behave different in different times. अब बहुत सारे वर्कर्स का अलग टाइम पे अलग बिहेव होता है, ठीक है, क्योंकि कई बार कईयों के मूड स्विच हो जाते हैं, कईयों को कोई प्रॉब्लम होती है, तो वो उनके अलग अलग पर्सन का भी अलग अलग ही बिहेवियर होता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प इन मेकिंग स्टडी दैट व्हाट आर कॉज ऑफ बिहेवियर ऑफ द वर्कर इन द डिफरेंट डायरेक्शन। इन दिस वे, बाय नोइंग द कॉज ऑफ द वर्कर बिहेवियर, वी कैन टेक from them in a proper manner, so it is important to study the organization behavior. इसीलिए हम ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी करने का कारण ही यही है कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी वर्कर्स वर्क कर रहे हैं उनके बिहेवियर को समझ सकें, ताकि उनसे ईजिली वर्क करा सकें, उनसे अच्छे से काम ले सकें। मैं बीच बीच में हिंदी ज़्यादा सिर्फ इसलिए बोलती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के भी होते हैं, तो उन्हें अच्छे से समझ आ सके। वो इंग्लिश चाहे ज़्यादा नहीं सुनते, पर पॉइंट सुनकर उन्हें मीनिंग क्लियर हो जाना चाहिए अगर अच्छे से सुनते हैं। तो आई थॉट मेरा तो यही मानना है। बाकी जो हर एक की अपनी पर्सनालिटी होती है, तो हर एक को समझने का तरीका भी अलग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है फोरकास्टिंग ऑफ एम्प्लॉय बिहेवियर। एम्प्लॉय के बिहेवियर को फोरकास्ट करना, यानी फ्यूचर के लिए समझना। Forecasting of employee behavior is the most important part of organization behavior. Under organization behavior, we can forecast the view and idea of employee working in the organization. A manager must know how employee behave in the organization. कि एक मैनेजर को पता होता है कि एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है, और वो क्यों कर रहा है। और हर एम्प्लॉय के अंदर, जैसे मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में ही, कि हर एक के अंदर कोई ना कोई हिडन पावर ज़रूर होती है। तो वो जब हम उसे वर्क देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि वो इस लायक है, वो मतलब इस वर्क को डन करने के लिए प्रॉब्लम। इस चीज़ को स्टडी करते हैं कि उनके व्यूज़ क्या हैं, उनके आइडियाज़ क्या हैं। हर पर्सन की अलग अलग नीड होती है, उसके बिहाफ पे भी हम स्टडी करते हैं। ओके,
देन फोर्थ पॉइंट इज कंट्रोलिंग द एम्प्लॉय बिहेवियर, एम्प्लॉय के बिहेवियर को कंट्रोल करना। मैनेजर आर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द एम्प्लॉय बिहेवियर एट ऑल लेवल ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एज इट इज इम्पोर्टेंट टू नो द कोज ऑफ बिहेवियर एंड टू फोकस द human behavior. Similarly, it is also important to control the employee behavior. अब मैंने ये इसलिए पढ़ा है कि मैं आपको मीनिंग अब क्लियर करा सकूँ। मैनेजर के लिए ज़रूरी होता है एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को समझना एवरी ह्यूमन के अपने लेवल पे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एज इट इज इम्पोर्टेंट टू नो द कॉज ऑफ बिहेवियर। सेकेंड पॉइंट था कॉज। अब हम बात करते हैं कॉज ऑफ बिहेवियर एंड फोरकास्ट द ह्यूमन बिहेवियर। और फोरकास्ट करना, सोचना कि ये आने वाले टाइम में क्या कर सकता है या फिर इसका बिहेवियर कैसा है कि आने वाले टाइम में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को हायर कर सकता है। सिमिलरली इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल द एम्प्लॉय बिहेवियर। इस तरीके हम एम्प्लॉय के बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प मैनेजर इन मैनी वे। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में मैनेजर बहुत सारे तरीक़ों से, बहुत ही अलग अलग तरीके होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इट हेल्प हिम टू कंट्रोल द अनसर्टेन एंड अनअफेयर बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के अनसर्टेन यानी कि कुछ ना करने वाले काम, या फिर अनफेयर जो फिर ऐसी प्रैक्टिसेस होते हैं या कुछ अनफेयर ट्रेड होता है वो कर देता है, तो उस पर कंट्रोल कर सके। एंड टू गिव देम द राइट इंस्ट्रक्शन टू द राइट टाइम। उनको सही इंस्ट्रक्शन देना सही टाइम पे, सही समय पर। द मैनेजर कैन सेट गुड रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजर एंड मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। एक मैनेजर का मैनेजमेंट से और एम्प्लॉय से बहुत ही अच्छा रिलेशन होना चाहिए, सो दैट दे कैन अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे कैन ऑल्सो मेक डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। थस वी कैन से दैट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर प्ले ग्रेट रोल part in the controlling and directing employee behavior, so it is very important to study organization behavior। इसीलिए हम organization behavior को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं कि मेनली क्या पार्ट होता है, कंट्रोलिंग। आप किसी भी मैनेजमेंट में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चल जाओगे, आपके पॉइंट्स क्या क्या आते हैं। सबसे पहला आता है ऑर्गेनाइजिंग करना, फिर डायरेक्टिंग करना, फिर स्टाफिंग करना, फिर कंट्रोलिंग करना। सबसे पहला आता है प्लानिंग करना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। नेक्स्ट है अब हमारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होना चाहिए कि सामने वाले पर्सन को समझ भी आए आपकी बात। शायद आप लोगों को समझ आ रही है या नहीं आ रही, तो आप कमेंट ज़रूर करना। मैं अगली वीडियो में थोड़ा स्लो बोलने की कोशिश करूँगी। कम्युनिकेशन समटाइम इज़ टू बी टेकन एज ट्रांसफ़र ऑफ आइडिया फॉर इलेक्टिंग मीनिंग। कम्युनिकेशन जो है वो अपने आइडियाज़ को ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है। मैं मेनली थोड़ा लाउड और थोड़ा इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ अच्छे से आ जाए, एंड तेज़ इसलिए बोल रही हूँ कि सारे पॉइंट्स इस वीडियो में कवर हो जाए, नेक्स्ट वीडियो में मुझे ना वो करना पड़े आप लोगों के लिए। आपको भी दिक्कत होती है इसकी वजह से, एंड वीडियो लेंथ भी ज़्यादा हो जाते हैं, फिर आप देखते नहीं हो उसके लिए। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हेल्प मैनेजमेंट इन कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर भी हेल्प करता है मैनेजमेंट की कम्युनिकेशन में। तो द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन वर्कर कम इन कॉन्ट्रैक्ट विद अदर पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो वर्कर्स हैं, हर एक का मीडियम, हर एक का बात करने का तरीका अलग होता है। कम्युनिकेशन के बहुत सारे मीडियम होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, तेलुगु या अदर लैंग्वेज। हर लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट करते हैं, वर्कर्स से बात करते हैं। कम्युनिकेशन इज़ एन आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग, यानी कि एक आर्ट है, एक कला है एक्सप्रेस करने की अपने आइडिया को, अपनी फीलिंग्स को। जैसे कई लोग बोल नहीं सकते, तो वो अपने फिंगर्स से, अपने जेस्टर्स से सामने वाले को अपने फीलिंग्स के बारे में बताते हैं। ड्यू टू कम्युनिकेशन वर्कर एक्सचेंज देयर व्यूज़ एंड आइडिया विच ईच अदर। कम्युनिकेशन के ही थ्रू वर्कर्स क्या करते हैं, अपने आइडियाज़ को दूसरों को बताते हैं। द ड्यूटी ऑफ मैनेजर इज़ टू डेवलप। मैनेजर की ड्यूटी है इसे डेवलप करना, यानी कि बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। कि जो भी आपको ज़रूरी लगे वो इम्प्लीमेंटेशन करो अपने वर्क के अंदर, चेंज लाओ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन इज इनएविटेबल एंड इट प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम क्या होता है, ग्रोथ करना। यानी कि जो कंपनी है, जो वर्कर्स हैं, जो टॉप लेवल है, उनको क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए, प्रॉफिट आना चाहिए एंड ग्रोथ होनी चाहिए। उसके लिए आप किस तरीके से वर्क करते हो डजेंट मैटर, पर वर्क अच्छे से डन होना चाहिए।
ठीक है। Until we make change in the management, we cannot face any competition. लास्ट में वो कहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कंपटीशन भी फेस करना पड़ता है, कई बार ऐसा होता है नहीं करना पड़ता। वी कैन नॉट फेस एनी कॉम्पिटिशन, अगर हम मिल के बात करते हैं तो हमें कॉम्पिटिशन को फेस नहीं करना पड़ता, हम वर्क को अपने तरीके से करते हैं तो हमें कॉम्पिटिशन को फेस नहीं करना पड़ता। ए न्यू चैलेंज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मैनेजर बिकॉज ऑफ चेंज। एक नया चैलेंज मैनेजर के सामने कब आता है? क्योंकि हम अचानक कोई चेंज कर देते हैं। तो ड्यू टू टेक्निकल चेंज मैनेजमेंट हैज़ टू टेक मैनी चेंजेस। जो भी टेक्निकल चेंज आता है वो मैनेजमेंट अपने आप ही कर लेती है। समटाइम द मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो चेंज। कई बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबर भी चेंज हो जाते हैं। अंडर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर मैनी मेथड हैव टू बी अंडरटेकन टू इम्प्लीमेंटेड चेंज इन द इफेक्टिव वे। फर्स्ट ऑफ ऑल it is important to study and analyze the change. Only then we can remove the restriction of change in the effective manner. After this, a peaceful environment is must to implemented change. कि एक पीसफुल एनवायरनमेंट भी बहुत ज़रूरी होता है। इफेक्टिव चेंज भी होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टाइम टू टाइम, बट अचानक नहीं होना चाहिए। ठीक है। आफ्टर दिस thus organization behavior is very helpful in effective implementation of change in the organization. That's why it is important to make study of organization behavior. इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ये थोड़ा ब्लर है, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। कि ह्यूमन के रिसोर्सेज को मैनेज करने में भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, रोल प्ले करता है इन ऑर्गेनाइजेशन। इन एन ऑर्गेनाइजेशन द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर इज टू टेक वर्क फ्रॉम द वर्कर्स। कि वर्कर से किस तरीके से काम लिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ नीड ऑफ अफेक्टिव लीडरशिप। कि नॉलेज होनी चाहिए सबसे पहली चीज़, फिर नीड, जहाँ पे ज़रूरत हो इफेक्टिव लीडरशिप की उस तरीके से वर्क करना चाहिए। मेनली मेरे को लगता है आपको मीनिंग क्लियर हो चुका है, इसलिए मैं ये बहुत जल्दी कवर करूँगी। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज़ एन इम्पॉर्टेंट टेक्निक ऑफ अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी करना, उनको नई नई टेक्निक से अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है। एंड इफेक्टिव लीडरशिप कैन इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन इन सच अ मैनर दैट हाई प्रोडक्टिविटी कैन बी अचीव थ्रू ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। वी कम टू नो that we can not understand the human behavior until we implemented the effective leadership. अगर हम अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को नहीं समझ पा रहे हैं तो हम सक्सेसफुल नहीं हैं। ठीक है। टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल थ्रू इफेक्टिव लीडरशिप। इफेक्टिव लीडरशिप होगी, हम एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को भी समझ पाएंगे, अपनी नॉलेज को भी उनसे शेयर कर पा जाएंगे, उनके टूल्स एंड टेक्निक्स को भी अच्छे से उन्हें अडॉप्ट करा पाएंगे, तो हम इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटी को अडॉप्ट कर सकते हैं और अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता इसके अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, हेल्पफुल इन मार्केटिंग। मार्केटिंग में भी ये बहुत हेल्पफुल है। गिव एंड टेक प्रोसेस है। गिव का मतलब देना, टेक का मतलब लेना। गिव एंड टेक का क्या मतलब होता है कि आप लेन देन कर रहे हो मार्केट के अंदर। इट इज़ अ फिनोमिनन ऑफ मार्केट। ये मार्केट का फिनोमिनन है, मार्केट का रूल है। कंज्यूमर हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इज द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। मार्केट के अंदर कस्टमर यानी कि कंज्यूमर आते हैं, वो आपका प्रोडक्ट बाय करते हैं एंड सेल करते हैं, क्योंकि एवरी ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई प्रोडक्ट बना रही होती है, कोई ना किसी चीज़ पे फील्ड में वर्क कर रही होती है। All the step in relationship of marketing are taken by keeping consumer in mind, कि consumer के mind set हो जाए। In this way, the study of consumer behavior must be made in the marketing process so that all the products may be made according to the need of consumer. Consumer की need के according, जैसा कंज्यूमर चाहता है उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को बनाया जाए। ये मार्केटिंग का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी का तरीका होता है कि कंज्यूमर से फीडबैक लिया, उस तरीके से प्रोडक्ट को डेवलप किया जिस तरीके से कंज्यूमर चाहता है, तो आपके जो प्रोडक्ट है मार्केट में बहुत ज़्यादा सर्वाइव करेगा। अब पार्ले जी बिस्कुट का एग्जांपल लो, वो बहुत टाइम से चल रहा है, अब उसकी पैकेजिंग भी स्मॉल हो गई है, बिस्कुट भी छोड़ रहे थे, पर अब भी चल रहा है क्योंकि वो कंज्यूमर की टेस्ट को जानता है, कंज्यूमर की नीड को जानता है।
समटाइम चेंज इन द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर अफेक्ट सप्लाई टू द गुड इन द मार्केट। अगर कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जाता है तो कंज्यूमर क्या करता है, स्विच कर जाता है उस प्रोडक्ट से किसी और प्रोडक्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेल्पफुल इन फुलफिलमेंट ऑफ वेरियस ऑब्जेक्टिव। ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए पता। अब आपने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव तो पढ़ ही लिए हैं, आपने क्या क्या पढ़ा इंडिविजुअल पे, फिर क्या क्या इसका कोर्स होता है, क्या इसमें हम इनिशिएट कर सकते हैं, कौन सी इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ आप पढ़ चुके हो। The main aim of organization behavior is to help in fulfillment of various objective and goal of the organization। कि ये फुलफिल करने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है उसे भी और उसके गोल को भी अचीव करने के लिए वी कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकती है विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। Organization behavior is an approach, a process and integrated of technology for management to change in the process for improving ऑर्गेनाइजेशन effectiveness। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो टाइम टू टाइम अपने चेंज लाती है, उन चेंज को अडाप्ट करना जो ह्यूमन के अंदर होता है, पावर होती है। अंडर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर द वर्कर इज असाइंड अकॉर्डिंग टू देयर एफिशिएंसी एंड वर्कर बाय अंडरस्टैंड एम्प्लॉय बिहेवियर। जो वर्कर्स हैं वो भी एम्प्लॉय के बिहेवियर को, एम्प्लॉयमेंट के बिहेवियर को अच्छे से समझो। पूरी एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, सारे वर्कर्स, ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो वी ऑल्सो कम टू नो अबाउट द नीड एंड डिज़ायर ऑफ द एम्प्लॉय एंड गेट देम फुलफिल टू द राइट टाइम। हमें पता होना चाहिए कि किस टाइम पे किस एम्प्लॉय को किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें उसे पूरा करना है, उसकी पर्सनल नहीं प्रोफेशनल नीड्स को। प्रोफेशनल नीड्स के अंदर अब कई बार किसी मशीन के अंदर कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म होता है जो ख़राब हो जाता है, तो उसकी वजह से वर्क स्टॉप ना हो, आपको उसे उसी टाइम डन करना चाहिए। तो वो फुलफ़िल करेंगे तो आप क्या करोगे, राइट टाइम पे उसे फुलफ़िल करना चाहिए। लास्टली ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ऑल्सो हेल्प टू मीट द सोशल ऑब्जेक्टिव। ये सोशल ऑब्जेक्टिव को भी मीट करने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, बिकॉज जो ह्यूमन का बिहेवियर अगर हम उसे अच्छे से स्टडी करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं वो सोशली कितना वर्क करते हैं। Thus, to fulfill the different objective at the proper time, it is important of study of organization। अगर हमें बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स को भी एक टाइम पर कवर करना है तो हमें ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को अच्छे से स्टडी करना होगा। एट लास्ट वी कैन से दैट द फ्यूचर इज अनसर्टेन। फ्यूचर किसी ने नहीं देखा। वी कैन नॉट गिव एनी आइडिया ऑफ और वी कैन नॉट फोरकास्ट द अनसर्टेन बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय, क्योंकि हम जानते नहीं हैं कि वो आने वाले टाइम में क्या करेगा, ठीक है। टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर इट इज़ नेसेसरी टू हैव एक्सट्रैक्ट एंड प्रोस्पेक्टिव, कि हम देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि वो प्रॉपर मैनर में किस तरीके से वर्क करेगा, उसमें क्या क्या चीज़ें। ये जब हम कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, फर्स्ट टाइम पे हमें पता चल जाता है कि ये एम्प्लॉय जो वर्क कर रहा है ये आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करेगा। ये जो चीज़ है, फ्यूचर तो अनसर्टेन है बट हमें वो एबिलिटी उसके अंदर दिख जाती है, ओके। तो ये अब आपका सिग्निफिकेंट्स फुलफिल हो चुके हैं। सिग्निफिकेंट का, नीड का, इंपॉर्टेंस का, ऑब्जेक्टिव का। इस चैनल पर आपकी कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर भी आ चुका है, फीचर भी हैं, उस तीनों चीज़ों को एक ही कहते हैं, और प्रोसेस भी आ चुका है। आप सारी चीज़ें जाके विजिट करें, अच्छे से सुने समझे, किसी में कोई कमी लगे तो कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बहुत ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, अपने ऐसे क्लास ग्रुप्स में जहाँ पे लोगों को ज़रूरत हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।